नमस्कार, 5W1H में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और हमारी इस वक्त की बड़ी खबर कश्मीर से आ रही है। शोपिया के सुगन गांव में अलबद्र का आतंकी जीनतुल इस्लाम, इसका जनाजा और उसी दौरान सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय लोगों की झड़प हुई है। जनाजे में शामिल होने जा रहे लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए हैं, पत्थरबाजी की है। पत्थरबाजों को हटाने के लिए सुरक्षा बलों को मजबूरन हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इस झड़प की खबर मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, जो इस समय खुद को बहुत अलग थलग पा रही हैं, भूले नहीं, चुनाव की सुगबुगाहट भी है, मैदान में आ गई। ट्वीट कर दिया उन्होंने, जनाजे में शामिल होने से रोकना दुर्भाग्यपूर्ण और विचलित करने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक मामलों में दखलंदाजी गैर जरूरी है। अब ये आपको समझना है कि धार्मिक मामलों में दखलंदाजी है कैसे, क्या मतलब है उनका यहाँ पर। और साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि गुस्सा और अलगाव इससे और बढ़ेंगे। तो जहां उन्हें सुरक्षा बलों के साथ खड़ा होना चाहिए, जहां पत्थरबाजों की निंदा करनी चाहिए थी, उसके बदले वो पत्थरबाजों और आतंकियों के लिए हमदर्दी दिखा रहे हैं। उन्हें पत्थरबाजों द्वारा पथराव सुरक्षा बलों पर सही दिख रहा है और इसे वो जस्टिफाई कर रही हैं, सही ठहराने की कोशिश कर रही हैं, ये कहकर कि धार्मिक मामलों में दखलंदाजी है। अब ये धार्मिक मामलों में दखलंदाजी किसी भी कॉमन सेंस रखने वाले व्यक्ति के लिए समझ से परे है। कहना क्या चाह रही है, सुरक्षा बलों ने थोड़े ही वहां पर फोर्स का इस्तेमाल किया, उन पर पथराव किया गया। और महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो ट्वीट किया गया वो भी आपको दिखा देते हैं। वो कह रही है, शोपिया के सुगन में स्थानीय आतंकी के जनाजे में शामिल होने से रोकने के लिए लोगों पर हवाई फायरिंग की खबरें दुर्भाग्यपूर्ण और विचलित करने वाली हैं। धार्मिक मामलों में ऐसी दखलंदाजी गैर जरूरी है, इससे लोगों का गुस्सा और अलगाव और बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार फिर पत्थरबाजों का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की गई। आज आतंकी जीनतुल इस्लाम का नमाज जनाजा पढ़ा गया। पत्थरबाजों को हटाने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की थी। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया और जनाजे में गोलीबारी को शर्मनाक बताया। महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि ऐसी कार्रवाई से अलगाव बढ़ेगा। शोपिया के सुगन गांव में अलबद्र के आतंकी जीनतुल इस्लाम के जनाजे के दौरान सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय लोगों की झड़प हुई है। जनाजे में शामिल होने जा रहे लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजों को हटाने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की। इस झड़प की खबर मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि जनाजे में शामिल होने से रोकना दुर्भाग्यपूर्ण और विचलित करने वाला मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक मामलों में दखलंदाजी गैर जरूरी है, इससे गुस्सा और अलगाव और बढ़ेगा। अब आपको आतंकवादी जीनतुल इस्लाम के बारे में भी और जानकारी देते हैं। सुरक्षा बलों ने दरअसल इसे ये वांटेड है और इसे मार गिराया। 12 लाख का इस पर इनाम था। बुरहान वानी का ये बेहद खास बताया जाता है। जीनत का मारा जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों की। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, आतंकी जीनत समेत 2 को जहन्नुम पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर में मारे गए जीनत पर 12 लाख का इनाम था। कल एनकाउंटर में मारा गया जीनत दक्षिण कश्मीर का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। जीनतुल इस्लाम 2016 में मारे गए आतंकी बुरहान वानी का करीबी था। सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में शामिल था जीनतुल इस्लाम। टॉप 12 आतंकवादियों की लिस्ट में जीनत की मौत के बाद अब केवल 2 आतंकी बचे हैं। सुरक्षा बलों को कश्मीर में इस साल की बड़ी कामयाबी मिली है। कल कुलगाम के काटपोरा में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन अलबद्र के कमांडर और 12 लाख के इनामी आतंकी जीनत उल इस्लाम को एनकाउंटर में जहन्नुम पहुंचा दिया। जीनत पिछले 15 साल से कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल था। जीनत 2016 में मारे गए आतंकी बुरहान वानी का नजदीकी था। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में 12 मोस्ट वांटेड आतंकियों की जो सूची बनाई थी, उसमें जीनत भी शामिल था। आतंकी जीनत आईईडी बनाने में माहिर था और 2 दिन पहले राजौरी में आईईडी ब्लास्ट में ही मेजर शाहिद वी नायर और 1 जवान शहीद हो गए थे। ऐसे में सुरक्षा बलों की इस कामयाबी को मेजर की शहादत के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। जीनत के साथ एक और आतंकी शकील अहमद डार भी मारा गया। जीनतुल इस्लाम जो अलबद्र का आतंकवादी था, उसको मारने में जिस तरह की सफलता हमारे सुरक्षा बलों के जवानों को प्राप्त हुई है, सारे सुरक्षा बल अभिनंदन के पात्र हैं। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आतंकवाद के समूल नाश के लिए संकल्पबद्ध है। ऑपरेशन ऑल आउट के माध्यम से, चाहे अलबद्र के आतंकवादी हो, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हो, लश्कर ए तोयबा के आतंकवादी, जो कोई कश्मीर की वादियों में आग लगाने के इरादे से आएगा, वो इसी तरह से मौत के घाट उतारा जाएगा। अल बद्र के कमांडर जीनतुल इस्लाम का
कल कुलगाम के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ से एनकाउंटर में मारा जाना एक इस बात को दर्शाता है कि ऑपरेशन ऑल आउट जो पिछले दो साल से तकरीबन जारी है और जिसमें तकरीबन 350 आतंकवादी मारे गए हैं, उसमें ये सिलसिला जो है अच्छी कामयाबी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा इलाके में ब्लास्ट में शहीद हुए मेजर शशिधरन नायर का पार्थिव शरीर आज पुणे ले जाया गया, जहां पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस हमले में एक और जवान शहीद हो गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर विपक्ष को आईना दिखाया। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी लड़ाई लोगों को सशक्त बनाने और अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश करने वालों के बीच। विपक्ष पर पीएम मोदी का निशाना, कहा सत्ता और परिवारवाद के लिए मौका परस्ती का गठबंधन बनाया गया। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही। आज पीएम मोदी ने विपक्ष के गठबंधन पर सवाल उठाए। पीएम मोदी ने कहा विपक्ष साम्राज्य चाहता है जबकि बीजेपी लोगों को सशक्त करना चाहती है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी लोगों को वोट बैंक में बांट कर नहीं देखती। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि विकास ही बीजेपी का एजेंडा है। तमिलनाडु के कई विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। पीएम मोदी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का जोश भी बढ़ाया। पीएम मोदी ने युवाओं का खास तौर पर उत्साह बढ़ाया। हमारे लिए देश के विश्वास को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर है। ऑन वन हैंड वी हैव आवर डेवलपमेंट एजेंडा एंड द विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑपर्चुनिस्ट अलायंस एंड डायनेस्टिक पार्टीज। मायावती और अखिलेश यादव के साथ आने से यूपी में बीजेपी की लड़ाई मुश्किल हो गई है। ये बात बिहार में बीजेपी के सहयोगी और एलजेपी नेता चिराग पासवान कह रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ आने से यानी एसपी और बीएसपी के साथ आने से बेचैन हैं। चिराग पासवान ने कहा मायावती और अखिलेश का साथ एनडीए के लिए बड़ी चुनौती है। दिल्ली में बोले चिराग पासवान ने इसे आय से ज्यादा संपत्ति वालों का गठजोड़ करार दिया। कल मायावती और अखिलेश ने गठबंधन का ऐलान किया है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे और एलजेपी के नेता हैं। चिराग ने ये बात इसलिए कही क्योंकि अखिलेश यादव और मायावती के साथ आने से वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। चिराग पासवान ने कहा गठबंधन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एनडीए को मजबूत होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दो सहयोगी अपनी नाराजगी जता चुके हैं। चिराग इसी की ओर इशारा कर रहे थे। चिराग पासवान ने ये बातें न्यूज एजेंसी पीटीआई को कही। हालांकि चिराग पासवान ने मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन पर सवाल भी उठाए। कल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन का ऐलान कर दिया। अब 2019 का लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। इस गठबंधन में कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ अमेठी और रायबरेली की सीट छोड़ने की बात कही गई। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। इस बीच अपनी नई पार्टी बना चुके अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने कहा कि उनके बिना बीजेपी को हराना मुश्किल होगा। भारतीय जनता पार्टी को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और जो हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी और छोटे छोटे जो दल हैं, सेकुलर लोग हैं, यही भारतीय जनता पार्टी को हटा सकते हैं। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का आज प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके सम्मान में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर पीएम ने सिक्का जारी किया। आज प्रधानमंत्री आवास पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। पीएम ने सभी को शुभकामनाएं दी। आज पीएम मोदी ने कहा जो काम 1947 में हो जाना चाहिए आज उसका प्रायश्चित हो रहा है। पीएम मोदी ने ये बात करतारपुर कॉरिडोर को लेकर सरकार की पहल पर कही। पीएम मोदी ने कहा गुरु गोविंद सिंह ने देश में जातिवाद के जहर को खत्म किया। पीएम मोदी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ के जरिए जातिवाद के जहर को खत्म करने की कोशिश की।
प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित आज कार्यक्रम में चुनिंदा लोग शामिल थे। पीएम ने गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में 350 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। पीएम ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी का सिक्का लोगों के दिलों पर चल रहा है। पीएम ने लोगों को प्रकाश पर्व और लोहड़ी की बधाई दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा और डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल थे। आप ये भी भली भांति जानते हैं कि अब केंद्र सरकार के अथक और अभूतपूर्व प्रयास से करतारपुर कॉरिडोर बनने जा रहा है। अब गुरु नानक के बताए मार्ग पर चलने वाला हर भारतीय, हर सिख दूरबीन के बजाय अपनी आंखों से नारोवाल जा पाएगा और बिना वीजा के गुरुद्वारा दरबार साहब के दर्शन कर पाएगा। अगस्त 1947 में जो चूक हुई थी, ये उसका प्रायश्चित है। हमारे गुरु का सबसे महत्वपूर्ण स्थल सिर्फ कुछ ही किलोमीटर से दूर था, लेकिन उसे भी अपने साथ नहीं लिया गया। राजनीति में सब कुछ मुमकिन है। जी आज केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बेटी अपने पिता के खिलाफ धरने पर बैठ गई। उनका कहना है कि उनके पिता ने महिलाओं को अपमानित करने वाली बात कही है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बेटी अपने पिता के खिलाफ धरने पर बैठी। पटना में अपने पिता के अंगूठा छाप बयान से नाराज धरने पर बैठी हैं आशा पासवान। आज आरजेडी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठी आशा पासवान। रामविलास पासवान की पहली पत्नी की बेटी है आशा पासवान। पासवान ने बयान दिया था कि वो सिर्फ नारेबाजी करते हैं और एक अंगूठा छाप को मुख्यमंत्री बनाते हैं। अपने पिता के बयान से नाराज आशा ने पासवान से माफी मांगने को कहा है। पटना में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बेटी अपने पिता के खिलाफ ही धरने पर बैठ गई। आशा पासवान रामविलास के उस बयान से नाराज हैं जिसमें उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो केवल नारेबाजी करते हैं और अंगूठा छाप को मुख्यमंत्री बनाते हैं। आशा का कहना है कि उनके पिता ने अंगूठा छाप कहकर राबड़ी देवी का अपमान किया है। ऐसे में उन्हें इस बयान को वापस लेकर पिता को माफी मांगनी चाहिए। महिला को सम्मान देना, महिला किसी महिला को अपमान नहीं होनी चाहिए। सभी महिला एक समान है। औरत की बात है। आशा जी, क्या आप माफी की मांग पे आ रही हैं? आप अपना बात वापस ले लें। अपनी बात को वापस। अब खबर देश की कमर्शियल कैपिटल मुंबई से। जी हां, वहां के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए तरस गए हैं। बेस्ट बसों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और प्रशासन इससे बेखबर है। अब इंतजार कल का है जब सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में। मुंबई में यात्रियों को आज भी राहत नहीं। बेस्ट बसों की हड़ताल छठे दिन भी जारी। मुंबई के करीब 25 लाख यात्रियों को हड़ताल की वजह से परेशानी हो रही है। कल महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के साथ हड़ताली कर्मचारियों की बैठक बेनतीजा रही। बेस्ट के करीब 32,000 कर्मचारी पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की मांग है कि खस्ताहाल बेस्ट के बजट को बीएमसी के बजट में विलय किया जाए। सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में इसे लेकर सुनवाई होने वाली है। कोर्ट के सामने कर्मचारी अपनी मांग रखेंगे। मुंबई करों को आज लगातार छठे दिन भी राहत नहीं मिली। बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल को खत्म कराने का सरकार का प्रयास विफल रहा। बेस्ट बस के कर्मचारियों की हड़ताल के मसले का हल निकालने के लिए शनिवार को महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी डीके जैन ने यूनियन नेताओं के साथ बैठक बुलाई थी, लेकिन बातचीत में कोई हल नहीं निकल सका। इससे बेस्ट के करीब 32,000 कर्मचारियों ने हड़ताल को जारी रखने की घोषणा की। कर्मचारियों की मांग है कि बेस्ट के बजट का विलय बीएमसी के बजट में किया जाए। हड़ताल की वजह से बेस्ट की बसें सड़कों पर नहीं उतर रही और करीब 25 लाख मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग की जो तकलीफ है वो सरकार तक पहुंचना चाहिए। अब सरकार माने नहीं माने, लेकिन हम लोग का स्ट्राइक है ना, वो हमेशा के लिए चालू रहेगा। अब जो कि हम लोग के यूनियन प्रतिनिधि जो है, हम लोग का उनको सिर्फ सपोर्ट है। अब जो सरकार निर्णय देगी उसके खिलाफ उन लोग जो सोचेंगे, अब हम लोग के यूनियन लीडर जो शशांक राव जो है, अब वो सोचेंगे कि भाई मेरे को कामगार के साथ बात करना है। उसके बाद में हम लोग को अच्छा लगेगा कि भाई हम लोग के पक्ष में बात हो रही है, तो फिर हम लोग बात करेंगे।
मकर संक्रांति के साथ ही आसमान में रंग बिरंगी पतंगे दिख रही हैं। इसे लेकर बाजार और प्रदर्शनी तक सजी है। बहुत से लोग तो नेताओं की तस्वीर वाली पतंग भी खरीद रहे हैं। मकर संक्रांति के लिए रंग बिरंगी पतंगों से बाजार सज चुके हैं। मुंबई में पतंगों पर चढ़ा चुनावी रंग, राजनेताओं की तस्वीर वाली पतंगों की मांग बढ़ी। कल देश भर में मनाया जाएगा मकर संक्रांति का त्योहार। वडोदरा में बच्चों ने पतंगों पर प्रकृति की थीम पर आकर्षक पेंटिंग बनाई। मकर संक्रांति के मौके पर देश के कई हिस्सों में पतंग उड़ाने का रिवाज है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा सामाजिक संदेश देने वाली पतंग भी बाजार में मौजूद है। मकर संक्रांति के मौके पर पतंगों का बाजार सज चुका है। मुंबई में इस बार पतंगों पर चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। राजनेताओं की तस्वीर वाली पतंगे बाजार में सज चुकी हैं। यहाँ मोदी की तस्वीर वाली पतंगों की काफी मांग है। ठाकरे साहब की भी है और मोदी जी की भी है, तो मैं ज्यादातर मोदी जी को पसंद करना चाहता हूँ जी। क्या रीजन क्या हो सकता है मोदी जी को पसंद करने का? रीजन यही है, मतलब अभी प्रधानमंत्री है अपने देश के, इसके लिए तो यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है कि प्रधानमंत्री, और 2019 में भी देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री बनकर आए। ग्वालियर में भी रंग बिरंगी पतंगों के स्टॉल सब जगह लग चुके हैं। यहाँ मोदी के पोस्टर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने वाली पतंगों की जमकर खरीदारी की जा रही है। पतंग उड़ाते हैं, ये रिवाज अपने चलता ही आ रहा है, रिवाज पतंग उड़ाने का। अब काफी सारी पतंग है यहाँ पे, तो पतंग लेने आए हुए हैं हम लोग। कितने अब जैसे कि इस बार बहुत अच्छी पतंग आई है, तिरंगा, और जो कि अपने जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, उस जैसी भी कुछ पतंगें आई हुई हैं। अब जो जैसी आई हैं, जो कि प्रधानमंत्री जी ने बताया, उसी की पतंग लेंगे। जो उन्होंने मिशन लॉन्च किया है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ वाला, वो पतंग हम लेना चाहेंगे। वहीं गुजरात के वडोदरा की वीनस एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के 125 स्टूडेंट्स ने पतंगों पर कई तरह की शानदार पेंटिंग्स बनाई और इस आयोजन का थीम पतंग में प्रकृति रखा गया था। प्रकृति को बचाने के लिए पतंगों के जरिए कई तरह के संदेश देने की कोशिश की गई। मुझे सालों पहले ऐसा आया था दिमाग में कि कुछ पतंग पे कुछ किया जाए, क्योंकि चैलेंज है उसमें ड्राइंग करने में। पतले पेपर पे ड्राइंग करना या पेंटिंग करना डिफिकल्ट है और उसमें वाटर कलर भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो चैलेंज ले ली और बच्चों ने अच्छा काम किया। देश के कई पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी हो रही है। सैलानी खुश हैं, लेकिन जगह जगह जाम भी लग रहा है। विदेशों में हो रही बर्फबारी तो लोगों को सता रही है। देश के पहाड़ी राज्यों के कई इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है, लोग खुश हुए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में सैलानी बर्फ का मजा लेने पहुंच रहे हैं। पिछले हफ्ते शुरू हुई बर्फबारी अभी भी रुक रुक कर जारी है। श्रीनगर एयरपोर्ट के अलावा कई जगहों पर ट्रैफिक भी जाम हो गया, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हुआ है। सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम धीमा है, उम्मीद से ज्यादा बर्फ पड़ रही है। अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश में शिमला समेत ऊंचाई वाले इलाकों में कल रात फिर बर्फबारी हुई। कुफरी, नारकंडा, लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू की ऊंची चोटियां भी बर्फ से ढक गई। यहाँ पर सैलानियों के पहुँचने से लोग खुश हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के अलावा राजौरी में भी काफी बर्फबारी हुई। यहाँ एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा तो कई सड़कें भी बंद हो गईं। जम्मू कश्मीर हाईवे अभी तक बंद है। सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम चल रहा है, लेकिन ये काफी धीमा है। अमेरिका के मिसौरी में बर्फीले तूफान की वजह से 4 लोगों की मौत की खबर है। इसकी जरूरत भी बहुत है, जैसे यहाँ के फसलों की दारमदार इसी बर्फबारी पे मुमकिन है। जहाँ तक फसलों की मकदार का सवाल है, ये फसलों के लिए काफ़ी अच्छा खासा है। और आजकल के जो लोग हैं इस बर्फबारी में उधर इधर नहीं जा सकते, क्योंकि इससे बहुत सारा तकलीफ उठाना पड़ता है। तो रास्ता बंद हो चुका है, तो गाड़ियों का आना जाना, देरा गली भी बंद हो चुका है। यहाँ से पुंछ रास्ता जाता है वो भी बंद हो चुका है। लोग पैदल आना जाना लोगों के लिए दुश्वार हो गया है। लाइट तो होनी चाहिए, लाइट से बंदा बहुत सारे अपने काम कर सकता है, होमवर्क कर सकता है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए मतलब लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भी जैसे सर्दी होती है तो लाइट से बंदा बहुत ज़्यादा काम ले सकता है। लाइट तो बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी है।